कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने कभी किसी सोसाइटी को, किसी मुल्क को कोई आगे नहीं बढ़ा। ये हमेशा अवाम का मैंडेट और अवाम की राय में होता है। फ़िरौन था ना, फ़ैरो, वो भी जब अवाम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई तो वो उतना बड़ा जालिम आदमी भी अपनी वो हुकूमत और अपना राज नहीं रख सका, कोई दुनिया में नहीं रख सका। जब अवाम का मैंडेट जिसकी तरफ होता है वो ही कौम आगे बढ़ती है, जब अवाम का मैंडेट माना जाए। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करा के आप इनको सारों को बिठा दें, ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जल्दी करो जल्दी करो। हमारा बड़ा फ़ायदा हो गया इसके अंदर, कौम को समझ आ गई है। और ये जो मैं जाने से पहले मैं ज़रा आपको कुछ फिगर्स दे दूँ, ये प्लीज़ आप ये फिगर्स लिख लें। 2000 NA 239 कुरंगी में इलेक्शन हुआ, अभी जो इलेक्शन हुआ, ये जो तीनों मिलके बैठे हैं, ये खालिद मकबूल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और वो फारूक सत्तार साहब, इन तीनों ने मिलके अभी कुरंगी में जो इनका गढ़ समझा जाता था 19,706 वोट लिए। अभी हुकूमत इन्हीं की है, ये साथ हैं 19,706 और तहरीक इंसाफ को पड़े 50,014 और 7,000 वोट की धांधली भी है। और 7,000 वोट की धांधली भी हुई फिरदौस भाई, क्योंकि वो इलेक्शन देख रहे थे। उससे पहले NA 245 जो आमिर लियाकत की सीट पे इलेक्शन हुआ, जिसमें महमूद मौलवी साहब जीते, इन तीनों ने मिलके पाकिस्तान, हकीकी, फारूक सत्तार, ये तो उनको मुस्तफ़ा कमाल, सारों ने मिलके 17,912 वोट लिए हैं और तहरीक इंसाफ ने लिए 29,522। और इधर वो 13 भी शामिल है। हाँ, ये 13 तो सारे शामिल जी। 243 जब इलेक्शन हुआ था, तीनों ने मिलके 27,838 वोट लिए थे, तीनों ने मिलके। और तहरीक इंसाफ ने लिए थे 91,358। NA 244 जो मेरा हल्का था, मैं बता देता हूँ ना, ये जो कह रहे हैं कि जी इनका मैंडेट चोरी किया गया, मैं बताता हूँ उनका मैंडेट उस वक्त चोरी किया, अब तो हुकूमत में हो। इन तीनों ने मिलके MQM पाकिस्तान, हकीकी और PSP और सारे कुछ मिलके 21,745 वोट लिया था। 21,745 वोट। और हमारे PTI को पड़े थे 69,475, तकरीबन 70,000 वोट। ये तीनों मिल के भी हमें नहीं हरा सकते। जीरो। जमात इस्लामी को तो छोड़ देना, उन्होंने तो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यानी कि इतने बाई इलेक्शन हो गए, वो तो किसी में भी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो उनके सिफर वोट है। वो मेयर का बिल्कुल अच्छा कर रहे थे ख्वाब, उनका हक ख्वाब देखने तो कोई नहीं रोक सकता। कोशिश भी उन्होंने की सोशल मीडिया पे, और वो हमने आपको बता दिया कितने उन्होंने लाखों रुपए उन्होंने वो खर्च किए हैं, लेकिन उन्होंने तो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इन तीनों ने मिल के ये हाल किया। दूसरा, ये जो कल महाजरों की ठेकेदारी कर रहे थे बैठ के तीनों, महाजर और पता नहीं कौन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अल्ताफ हुसैन ने कराची में आके बोरी में लाशें डाली थी खुद? क्या अल्ताफ हुसैन खुद आके बता लेता था शहर में? क्या अल्ताफ हुसैन सौलत मिर्जा की उंगली पकड़ के गोली चलवाता था? क्या अल्ताफ हुसैन ने फ़हीम कमांडो के साथ गाड़ी चलाई थी? क्या ये जो कांडे, लंगड़े, लूले, जो भी इनके नाम थे, चरिए, जो भी, ये क्या अल्ताफ हुसैन इनका पार्टनर था, यहां बैठ के उनके साथ क्राइम में मुलव्विस था? क्या अल्ताफ हुसैन खुद आके लूट रहा था पोर्ट के ऊपर कराची में? क्या अल्ताफ हुसैन ने जाके बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई थी, खुद माचिस फेंकी थी? ये सारे एडर एंड अबेटर बैठे थे, सहूलतकार, पार्टनर्स इन क्राइम। अल्ताफ हुसैन के पास जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन में, जिसके ऊपर ये अब केस कर रहे हैं क्लेम करके कि हमारी हैं, इनके पास पैसे किधर से गए लंदन? और अल्ताफ हुसैन ने 25 साल में लंदन में कोई एक दिन तो नौकरी की नहीं है। वो किधर से उसके पास घर आ गए और बिल्डिंगें आ गई और दुकानें आ गई और अपार्टमेंट आ गए, किधर से आ गए?
या बाबर गौरी के पास जो ह्यूस्टन में बैठे हुए याशी कर रहा है, वो किधर से आया पैसा? या वसीम अख्तर साहब से पूछते हैं जो डिफेंस के बंगले में रहते हैं, किधर से पैसा आया है? ये जो मुस्तफ़ा कमाल शहर पे रहता है, किधर से पैसा आया तुम्हारे पास? देखें, ये एडर एंड एबेटर थे, सहूलतकार थे, पार्टनर्स इन क्राइम थे। महाजिरों का कत्लेआम इन्होंने किया है। इनको फिर मौका मिला 2018 में 4-5 सीटें जीत के, सफाई हुई, माफिया मांग के आए, हाथ जोड़े। ये हमें पता है, बिलाल अकबर साहब जब डीजी रेंजर थे, उनके पास जाके कैसे रोए हैं इनमें से लोग जो बैठे थे। कल गलती हो गई, माफ करते हैं, हम बताएंगे आपको सब। ये इन्होंने जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एक्शन लिया, इन्होंने लोग पकड़वाए, इन्होंने बताया कि इधर जाएं, उधर खड्डा खोदें, टंकी के नीचे असला मिलेगा। मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है क्या क्या लिखा है फाइलों में। ये एडर एंड एबेटर, इनको मौका मिला था। हमने तो इनको एमक्यूएम से एनक्यूएम बनाने की बात भी की, नफीस कौमी मूवमेंट बन जाए, तुम्हें चांस मिला है। लेकिन इन्होंने फिर वही हरकत किया जो ये कल बैठ के बेकार फजूल बातें कर रहे थे कि जी आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी को हमेशा तुमने बचाया है, आज भी तुम बचा रहे हो, आज भी तुम बचा रहे हो। और रात में जाके फिर उसकी गोद में बैठे हुए थे सीएम हाउस में, यही तुम सारे। इनके कब्जे में ये इन्वॉल्व, भत्ते में ये इन्वॉल्व, चाइना कटिंग में ये इन्वॉल्व, गोलियां मारने में ये इन्वॉल्व, माजरों का कत्लेआम करने में ये इन्वॉल्व। ये ठेकेदार नहीं है माजरों के। इसके बाद जो कल रात को फिर, आज भी जरदारी बैठा इनकी वजह से बैठा है। और ये आगे जो ठेका दिखा रहे हैं कि जी हम बड़े माजर के ठेकेदार हैं और हम इलेक्शन रुकवा देंगे शारा फैसल पे। मैंने तो कल भी कहा था, तुम शारा फैसल पे इलेक्शन रोकने के लिए बैठ जाओ फारिग सत्तार, हमारे वोटर आगे इलेक्शन करवा लेंगे। डिलिमिटेशन की बहाना बनाया। जरा फैक्ट्स को हाथ में दिमाग में रखें और फैक्ट सामने रखें। डिलिमिटेशन स्टार्ट हुई है दिसंबर 2021 में, अब 23 में बैठे हैं। अप्रैल में जब रिजीम चेंज में तुमने पैसे लिए जरदारी से और फोन कॉल का, इमरान इस्माइल आप गवाह हैं, ये क्या कहते थे, हम फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। या पता नहीं है वॉशिंगटन से 202 से फोन कॉल आती थी या लंदन से कॉल आनी थी। वो कुछ अगर रॉक एजेंट ने तो +91 हिंदुस्तान से कॉल आनी थी। कहाँ से कॉल आनी थी? किसी फोन कॉल का इंतजार करते, किसी फोन करवा दें। अरे हमें क्या पता किससे फोन कराना है यार। अभी किसका फोन आया और क्यों इकट्ठे हो गए ये भी पता नहीं। हिंदुस्तान से आया तुम्हारे लिए, रॉ एजेंट तो तुम हो, या वॉशिंगटन से आया रिजीम चेंज में तुम थे, या लंदन से आया क्योंकि अल्ताफ हुसैन अभी भी तुम्हारा ग्रैंड डैडी है, उसके बगैर तुम थे कुछ नहीं। इन तीनों में से ही आया होगा। मुझे बताएं कि जब रिजीम चेंज में बैठे थे अप्रैल में, तो क्यों डिलिमिटेशन की शर्त नहीं रखी थी उस वक्त अंदर मुआहदे पे? ये बिल्कुल एक ही चीज से भाग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, दुनिया में कोई पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी इलेक्शन से भागती है? हाँ, जो जिसको हार का खतरा होता है। देखें, अलायंसेस बनते हैं, सियासी जमातें अलायंसेस बनाती है इलेक्शन में जाने के लिए। ये पहला अलायंस है जो इलेक्शन से भागने के लिए और इलेक्शन रोकने के लिए बना है, चोरों का अलायंस। अब आ जाए जी इनके ऊपर, जिनके ये सहूलतकार हैं। देखें, ये जो पीपल्स पार्टी है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ वहीं दफन हो गई घड़ी खुदा बख्श में। उस दिन शुरू हो गई जरदारी माफिया, और जो लूट मार इन्होंने मचाई है। मैं आज दोबारा ये सवाल पूछता हूँ सारे पॉलिटिकल इंजीनियर से, ये अच्छा लफ्ज़ है पॉलिटिकल इंजीनियर्स, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ आप वीट की चोरी देख लें। कभी 8 लाख टन का मतलब उस जमाने में 1.6 अरब डॉलर था भाई साहब। $200 पर टन इंटरनेशनल वीट की प्राइस थी। जब उन्होंने कहा 8 लाख टन वीट चोरी हो गई, चूहे खा गए। अगले साल $250 पर टन कीमत थी, 5.5 लाख टन चोरी हो गई। अभी फिर चोरी गायब हो गई, वीट खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गई।
जितनी IMF की किस्त नहीं है ना, उतने की वीट इस सूबे से चोरी होती है। और ये सूबा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर सूबा है पाकिस्तान का। और अभी हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कह के कहा कि वीट की कीमत कम हो, ये रिलीज नहीं कर रहे थे, फ्लावर मिल वालों से पैसे बना रहे थे। वो आज उन्होंने कल जब वीट की कैसे कीमत एक दिन में 40-50 रुपए कम होती है, मुझे बताएं। इसका मतलब है ये माल बनाया जा रहा था। इनका एक, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, इनका एक काम है सुबह उठ के इस मुल्क को कैसे लूटना, और रिजीम चेंज में एक काम था कि अपने पुराने केसेस कैसे साफ कराना। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, मैं दोबारा पॉलिटिकल इंजीनियर्स को याद दिला रहा हूँ, हमारे सिग्नेचर नहीं है उज़ैर बलोच की GIT पे, हमारे सिग्नेचर नहीं है निसार मुरई की GIT पे, हमारे सिग्नेचर नहीं है बल्दिया फैक्ट्री की GIT पे, हमारे सिग्नेचर नहीं है ओमनी ग्रुप की GIT पे। ISI के सिग्नेचर्स हैं, MI के सिग्नेचर्स हैं, FIA के सिग्नेचर्स हैं, पुलिस के सिग्नेचर हैं, हर लॉ इन्फोर्समेंट के सिग्नेचर हैं। मैं सिर्फ आखिरी सवाल छोड़े जाता हूँ और हमेशा पूछता हूँ, क्या उस वक्त वो जो इतने सीनियर अफसरान हैं वो गलत बयानी तो नहीं कर रहे थे? हम तो नहीं कह रहे कि वो गलत बयानी कर रहे थे, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, हुकूमत भी नहीं की थी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? और उनको बार बार क्यों छूट मिलती है लॉ से, और क्यों लूटने का मौका दिया जाता है इस मुल्क को, क्यों जुल्म हो रहा है हमारे सूबे पे? इसका कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। जब इसका जवाब मिल जाएगा ये मुल्क ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की नहीं, अवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। ये दलदल में माशी तौर पर डूब के फंस गया है। अगर नहीं आप कराएंगे, ये पाकिस्तान की वजह से हम यहाँ पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान की वजह से तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की वजह से सारी जमातें पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान की वजह से असेंबली है, पाकिस्तान की वजह से ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज है। सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए पाकिस्तान को बचाना, ना कि किसी एक पॉपुलर लीडर को नीचे गिराना, जो कि आपसे नहीं गिर रहा, वो शिकस्त पे शिकस्त दिए चला जा रहा है। ये सारे PTM को मैं कहना चाहता हूँ, तुमने तो अपना सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर रखा है ना, जरदारी ने भी और नवाज शरीफ ने भी और शहबाज ने भी और उनके बच्चों ने भी। हमारा यही है, रहना जीना मरना सब कुछ यही है पाकिस्तान में। ये हमारा है मुल्क, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा वोट, हमारी आवाम, हमारे पोर्ट्स, हमारी पार्टियां, हमारे रेगिस्तान, हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान हम सबका है। किसी का ठेका नहीं है इसके ऊपर लिया हुआ के फैसले करते फिरें। शुक्रिया जी। प्रोटेस्ट करनी है। हाँ, मैं एक सेकंड, आज शाम को 4 बजे मैं तहरीक इंसाफ के, बल्कि कराची के सारे शहरियों से कहता हूँ, आपका ये दोबारा इन्होंने आपका मैंडेट, मेयर आपको कराची में लाने से रोका है, फिर आपको ये चाहते हैं आप इसी गंदगी में नालों में रहें। आज शाम को 4 बजे हम प्रोटेस्ट अनाउंस कर रहे हैं सिंध असेंबली के सामने। पूरा शहर वहाँ पहुँचे, सारी कराची की, सारे MNAs, MPAs, सारे कैंडिडेट्स, सबको मैं कह रहा हूँ 4 बजे सिंध असेंबली पहुँचे। जी फिर आप। जी, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर दरवाज़ा खटखटाएगी, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी इस ज्यादती के ऊपर। और हम ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं आर्टिकल 140 के लिए, उसकी तारीख कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हमें 25 जनवरी की तारीख मिली है। और 25 जनवरी को हमने वहाँ भी भरपूर तरीके से ये जो मजाक सूबा सिंध में बल्दियाती निज़ाम के साथ किया जा रहा है, इसको उठाना है। ये जंग सिर्फ जंग तारीख की नहीं है, इलेक्शन की, इस गले सड़े निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग है। ये ऐसा निज़ाम जिसको बेमानी निज़ाम है। MKM ने 16 मई को आखिरी मीटिंग हुई थी सेलेक्ट कमेटी की, उन्होंने उस सेलेक्ट कमेटी में नहीं आए, वो अलहदा काम करने की कोशिश कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट के साथ। 16 मई से अब जनवरी तक आए। ये है वो रिस्पेक्ट जो ये पार्लियामेंट को दे रही है सिंध गवर्नमेंट, या है वो रिस्पेक्ट जो MKM दे रही है उस पार्लिमानी कमेटी और उस प्रोसेस को।
ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे। ये मैं तो कहता हूँ इनके लीडर हुए आबाद और महाजिर हुए बर्बाद, और इन्हीं ने कोई दर्द नहीं है इस शहर का। अगर इस दर्द होता तो पहला काम वही है कि पहले मेयर आए, उसके बाद जंग जारी रहेगी, जो हमारा स्टैंड है। हम समझते हैं कि डिलिमिटेशन गलत हुई है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम नहीं आना वो उससे बड़ी गलती होगी। अगर एमकेएम ने 5 साल क्यों गुजारे थे एक पावरलेस मेयर के तहत? वसीम अख्तर क्यों रहे थे मेयर? उस वक्त क्यों नहीं शाह फैसल बंद की थी? उस वक्त क्यों नहीं छोड़ दी थी मेयरशिप? इससे कि माल बनता था। ये सिर्फ माल बनाने आते, जहां इनको चाहिए इन्होंने डीलें की है माल बनाने के लिए। ये हुकूमत में जब आए माल बनाने के लिए, माल नौकरियां, माल और नौकरियां, माल और नौकरियां भी बेचते हैं और नौकरियां बेचते हैं। तो ये और पीपल्स पार्टी दोनों एक ही कॉइन की दो साइड्स है, दोनों का काम करप्शन है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बार बार पार्टनरशिप में इन्हीं ने काम किया है, और ये इनका चेहरे पे से नकाब उठाना ज़रूरी है। कराची के अवाम देखे कि इन लोगों का किरदार क्या है। और मुझे पूरा यकीन है जैसे जब भी इलेक्शन होगा, अब इनके और इनके घिनौरे चौरे से नकाब उठ चुका है। इंशाल्लाह हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम समझते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बयान आना चाहिए था कि हम इस इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट के अंदर नहीं है। उनका बयान नहीं आना उनको पार्टीजियन बना रहा है। फिर एक दफ़ा साबित हो रहा है जो हम कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम पीडीएम की बी टीम है। इस्लामाबाद पोस्टपोन कराया साजिश करके, और अब कराची को साजिश करके फिर पोस्टपोन कर रहे हैं। और ये तीसरी दफ़ा हो रहा है कि 3 दिन पहले इलेक्शन से पोस्टपोन हुआ है। कुछ अंदाजा है कि कितने लोगों का कितना वक्त और कितना पैसा लगा है? सिर्फ तहरीके इंसाफ का कम से कम 15,000 वर्कर ने कम से कम इन 4 दफ़ा के इलेक्शन में अपनी ज़िंदगी के अगर 50 दिन भी दिए हों, तो आप अगर 50 दिन तो 50,000 यौमिया 1500,000 वर्कर का लगा लीजिए कितना रुपए होते। और हमारी तरह जमात इस्लामी के लोगों ने भी लगाया होगा, दूसरे कैंडिडेट्स ने भी लगाया होगा। कौन लोग कैंपेन नहीं कर रहे थे? पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी। कब कैंपेन शुरू की ड्रामे की? एक हफ्ता पहले। ये मिली भगत है, इन्हें उस वक्त भी पता था। जाके जमीन पे देखे। मैं दावत देता हूं पूरी मीडिया को, दिखाएं कोई किसी एक यूसी में किसी पीपल्स पार्टी के मेयर का, वो यूसी चेयरमैन का बैनर कई शहर में नजर आया हो, कोई इनका मैनिफेस्टो आया हो। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। एमकेएम तो कह रही थी नहीं चाहिए, भाई तुम इत्तेहाद कर लो, हमें तुम्हारे इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहते हो ना परेशान परेशान तुम खुद होगे। भानुमती का कुनबा क्या होता है? भानुमती का कुनबा चौराहे में ही फूटता है, और जब भानुमती का कुनबा होता है तो दाल किस में बढ़ती है? जूतों में बढ़ती है। तुम हो ना उर्दू बोलने वाले, हम तुमसे बड़े उर्दू बोलने वाले हैं। हम अपने आप को महाजिर नहीं कहते, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे माँ बाप ने हिजरत की। हमारे नज़दीक तो महाजिर पठान है जो अपना वतन छोड़ के कराची आके नौकरी तलाश कर रहा है। अंदरूनी सिंध के लोग हैं, साउथ पंजाब के लोग हैं जो इस शहर में रहते हैं। हम सब पाकिस्तानी, और ये शहर पूरा पाकिस्तान है, हर सूबे के लोग हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। वफाक का 65% टैक्स और 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट का जमा होता है। इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं हुआ, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बल्दियात के बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दुरुस्त हो सकता।
हमने बहुत नोहे रोए हैं आप लोगों के सामने, बसों के, पानी के, सीवरेज के, कूड़ा उठाने के। ये बिगड़ा हुआ निज़ाम जब तक इसकी मालकी कोई नहीं लेगा दुरुस्त नहीं हो सकता। पूछते तहरीक इंसाफ ने क्या दिया है? तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले इस शहर को अमन दिया, उसके बाद 4 नालों की सफाई की, उसके बाद ग्रीन लाइन दी, उसके बाद K4 का मंसूबा दिया, उसके बाद सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिया। ये 18वीं तरमीम के बावजूद दिया, जहाँ सिंध गवर्नमेंट वफाक को काम नहीं करने देती। हमारे हर इलेक्टेड MNA ने, हमने उसके अंदर भी कोई 8 अरब रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया कि पार्क बने, गलियाँ बने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे कराची को आज शाम 4 बजे हर किसी को जो जमहूरियत पसंद है उसे घर नहीं बैठना चाहिए, उसको असेंबली के सामने जो हमारे यहाँ जमहूरियत की निशानदेही है वहाँ आए और जमहूरियत के लिए खड़े हो, वरना अमरीत आएगी। अच्छा अली ज़ैदी साहब, असेंबली आप तहरीर कर रहे हैं, क्या समझते हैं आपके मुल्क में आईनी बहरान का खदशा है? और इसके साथ साथ जो आपका धरने का, आपका एहतजाज का ऐलान है सिंध असेंबली के सामने, वो कब तक जारी रहेगा? देखें जी, एहतजाज है हमारा शाम को, और आईनी बुरहान इलेक्शन कॉल करने में आईनी बुरहान तो नहीं होता। इलेक्शन मांग रहे हैं हम, हर जमहूरी जमात इलेक्शन मांगती है। ये जो इलेक्शन जो हैं, ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, डेमोक्रेसी चैम्पियंस, ये तो असल में ये तो सारे फ़ोन कॉलों पे चलने वाले लोग हैं, डील काट के। हम इलेक्शन मांग रहे हैं, आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात। हम आम इंतखाबात मांग रहे हैं, उससे आईनी बुरहान क्या पैदा होगा? ये आइन के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती? आइन के मुताबिक ही डिसॉल्व ही हुई है ना असेंबली। CM ने जो अगर एडवाइस दी है वो आइन के मुताबिक ही दी है। तो आइनी बुरहान वो कर रहे हैं क्रिएट, जो इलेक्शन नहीं करवा रहे। हम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन दो। थैंक यू। कल अपनी